हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज क्लास 9th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं और इसे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है। वैसे यहाँ ये जो कंजर्वेशंस दिया हुआ है, मतलब बातचीत दी हुई है एक मैम और एक स्टूडेंट के बीच में, ये हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कि डिफरेंस अमोंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड, हम अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसीज कहते हैं, ठीक है। ऑन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट टू चूजन बाय पीपल। डेमोक्रेसी का एकदम साधारण सा मतलब ये है, एकदम सिंपल सी बात ये है गवर्नमेंट की, कि आप जो सरकार हम चुन रहे हैं ना, यहाँ से देखो, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। सरकार कौन चुनेगा? तो पीपल चुनेंगे, हम चुनेंगे। वी वुड दस स्टार्ट विथ सिंपल डेफिनेशन। अब ये देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। हम खुद ये सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रूलर हमारे ऊपर रूल करेगा। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनेंगे। आपको वोट करने का अधिकार होगा, ठीक है। जिसको ज़्यादा लोग वोट करेंगे वही आपके ऊपर रूल करेगा, ठीक है। और ये एक काफ़ी मतलब यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बाकी के जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे ये डिफाइन करने के लिए ये एकदम सिंपल है। डेमोक्रेसी का साधारण मतलब है कि इसमें हम मेन पावर जो होगी, रूलर्स को चूज करने की पावर जो होगी, वो किसके पास होगी? वो पावर होगी पीपल के पास, ठीक है। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट्स आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन देखो, जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार में, इसको पब्लिक ने तो सेलेक्ट किया नहीं है। ये तो आर्मीज के दम पर आर्मी ने अपना मतलब दबदबा बना लिया है, आर्मी ज़बरदस्ती उन पर रूल कर रही है, तो ये तो डेमोक्रेटिक हुई नहीं। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक पिनोसेट are not elected by the people. This also applies to monarchy. जो जब आदमी हम बिना किसी की सपोर्ट के, आप सिर्फ आर्मी के दम पर अगर सरकार पे रूल कर रहे हो, लोगों पे रूल कर रहे हो, तो वो एक तरह से क्या हो गया? मोनार्ची हो गई, जिसमें राजा करता है। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, आपको पता है आज भी कि सऊदी अरेबिया में कोई सरकार पब्लिक द्वारा नहीं चुनी जाती, वहाँ के राजा हैं और वही सारा डिसीजन लेते हैं। रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम बट टू डू सो, एक सेकेंड, बट टू डू सो बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। क्योंकि उन्हें पब्लिक ने नहीं चुना है, बल्कि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, इसीलिए इनको राजा बनाया गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आया? अगर हम लोग किसी सरकार को चुनते हैं, किसी रूलर्स को चुनते हैं, तो वो क्या होगा? डेमोक्रेसी। अदरवाइज क्या होगा? मोनार्च हो जाएगा। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एन एडिक्वेट। लेकिन ये एकदम सिंपल मतलब डेफिनेशन जो है ये पूरी तरह एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं है ये, ठीक है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में कौन रूल करता है? पीपल। बट इफ़ यू यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, बिना सोचे समझे अगर हमने इस डेफिनेशन को यूज किया, वी शुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी।
दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। तो आप मिसलीड हो जाओगे। हाँ, अगर इतना बिना सोचे समझे इस डेफिनेशन को यूज किया तो हम क्या हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हर एक सरकार चाहती है कि उसे क्या बुलाया जाए, उसे डेमोक्रेसी बुलाया जाए। इवन इफ इट इज़ नॉट, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं भी है तो भी चाहती है कि हमें डेमोक्रेटिक बुलाया जाए। ठीक है। That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है, ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो असल में डेमोक्रेटिक होती नहीं है। आपसे ज़बरदस्ती वोट करवा लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling. तो हम इस डेफिनेशन को क्या करने वाले हैं, एकदम केयरफुली ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ा था, ये वाला, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। But who are the rulers? In this definition, which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? What kind of election constitute a democratic election? Democratic elections के लिए कैसा इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार का इलेक्शन होगा तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन, इलेक्शन के लिए आपको कैसे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे तब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करवा पाओगे। ठीक है। हु आर द पीपल, कौन वोट देगा ये भी जरूरी है। हु कैन इलेक्ट रूलर्स एंड गॉट इलेक्टेड एज रूलर्स। ठीक है। Include every citizens on the equal basis. Can a democracy deny some citizens? क्या डेमोक्रेसी सिटीजन्स को डिनाई कर सकती है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। अगर कैसी सरकार बनेगी तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये डेमोक्रेसी है। ठीक है। डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझने के लिए ये चीज़ें समझना जरूरी है। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब लीडर्स द्वारा लिए गए कुछ डिसीजंस के बारे में भी देख लेते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अप मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने मतलब मिलिट्री के दम पर क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इन्होंने जो लोगों द्वारा चुना गया सरकार था उसको हटाकर खुद राजा बन गए आर्मी के दम पर। ठीक है। लेटर द चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। पहले वो खुद को क्या कहा, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। बाद में उन्होंने खुद को क्या कहा, प्रेसिडेंट। एंड 2002 में हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। और 2002 में क्या हुआ, देखो 2002 में एक बार फिर से पब्लिक से इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन में भी क्या हुआ, इलेक्शन में भी ये जीत गए क्योंकि इनके पास पहले से पावर थी। तो इन्होंने हो सकता है कई जगहों पे फोर्सफुली इलेक्शन करवाए हो या कुछ भी करवाए हो। तो क्या हुआ कि ये 2002 में इनको 5 साल का एक्सटेंशन मिला और ये 5 साल के लिए फिर से क्या हुआ, 5 साल के लिए ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, जो रेफरेंडम हुआ था बेस्ड ऑन द रूलर्स। ये देखो, बेस्ड ऑन द रूलर्स, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। मतलब आप जबरदस्ती वोट करवा रहे हो। आप वोट कैसे करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो कि नहीं मुझे ही वोट देना पड़ेगा। जो वहाँ की नॉर्मल पब्लिक है, जो पब्लिक है वहाँ की, वो कैन नॉट टेक वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं किसे वोट दूँ किसे नहीं दूँ। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन वाज रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ। तो ये मुशर्रफ के पास और
आर्मी ऑफिसर्स के पास थी ये पावर, ठीक है। एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय पीपल, और इनमें से कोई भी पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं था। आर्मी को पीपल के द्वारा थोड़ी ना इलेक्टेड किया जाता है। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप इन मैनी मोनार्चीज, ऐसा कई बार कई राज्यों में हुआ है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। ऐसा लगता है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट है और वो सारा कुछ रन करेगी, लेकिन रन कौन करता है? जिसको इलेक्ट नहीं किया गया है वो रन करता है। इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, मतलब जो रियल पावर होती है ना वो किसी और के पास होती है, और दिखाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि नहीं हम तो बहुत बड़े मतलब डेमोक्रेसी में रहते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द पीपल्स रूल, और इसे हम थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये पीपल्स का रूल है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जिन लोगों को हमने चुना है, इलेक्ट किया है, लोगों ने जिनको चुना है, उनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सकें, तभी आप डेमोक्रेसी में हो, ठीक है। आई होप आपको धीरे धीरे डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि फैसला जो है वो आप ले सकते हो कि नहीं। मैंने मान लो किसी को वार्ड कमिश्नर बनाया, तो वो वार्ड से रिलेटेड जो है फैसले ले पाता है कि नहीं ले पाता है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्शंस जब होते हैं तो वो फ्री एंड फेयर होते हैं कि नहीं। मैंने पहले ही बताया ना कि आप ज़बरदस्ती कहो कि नहीं भाई आपको वोट तो हमें ही देना पड़ेगा, तो फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थोड़ी ना हुए। ये देखो इन चाइना में इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड, इलेक्शंस हमेशा होते रहते हैं 5 साल पे। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड, अच्छा चाइना की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं ये देखो, क्वांग वो रेनमिन दाई ब्याओ दाहाओ। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। तो आप नेशनल पीपल कांग्रेस याद रखिएगा, ये क्वांग वांग रेनिम दाम दाम ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसके पास पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड बाय ऑल ओवर चाइना, पूरी चाइना से 3000 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चुना जाता है, और ये किसको चुनते हैं? ये प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, इसमें से कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट करती है, ठीक है। और कैंडिडेट्स को नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कोई लीडर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो मेनली रूल कौन कर रहा है फिर? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है ना, क्योंकि वो जिसको कहेगी वही तो रूल करेगा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेयर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। भाई सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार हमेशा कौन बनाती है? कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है, क्योंकि किसी और को इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार ही नहीं है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 में चाइना को आज़ादी मिली थी, हमसे सिर्फ कितना साल पहले? 17, याद रखिएगा। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो 6 साल पे होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, कंट्री कभी भी, जो ये देश है ये कभी मिलिट्री या किसी डिक्टेटर के तानाशाह के अंडर में नहीं रही है। तानाशाह वो होता है जो अपनी मर्जी से पूरे देश पर राज करता है।
आर्मी की मदद से अपनी मर्जी से, वो आप मतलब पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है। बट अंटिल 2000 वेरी इलेक्शंस वाज वॉन बाय, लेकिन 2000 में क्या हुआ कि ज़्यादातर जो इलेक्शंस थे पार्टी कॉल्ड PRI, मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ओपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट, और अपोजिशन पार्टी ने भी क्या किया, कॉन्टेस्ट करना शुरू किया इलेक्शन में, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन जीत नहीं पाए। द PRI वाज नॉन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। यहाँ PRI जो है वो कुछ पॉलिटिक्स में चीटिंग करने लगती है, ठीक है, इलेक्शन को जीतने के लिए चीटिंग करने लगती है। अब आपने भी मूवीज़ वगैरह में देखा ना कि मतलब पैसे दे देते हैं, दारू पिला देते हैं, मतलब खाना खिला देते हैं और वोट ले लेते हैं। All those who were employed in the government offices had to attend its party meeting. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. जितने भी टीचर्स होते हैं ना जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, वो कहते हैं पेरेंट्स को कि नहीं आपको PRI को ही वोट देना पड़ेगा। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। मीडिया भी अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, ठीक है। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के चर्चे होते हैं, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अब हमेशा अगर किसी एक पार्टी की सिर्फ बड़ाई करते रहोगे तो दूसरे पार्टी के बारे में सोचने की पावर कम हो जाएगी। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया जो है ना वो सही डायरेक्शन दिखाती है लोगों को। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है तो द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उसके लिए वो काफ़ी पैसा भी खर्चा करती है, दारू शराब सिगरेट डांस, है ना, ऐसे चीटिंग होती है। Should we consider the election described above as an example of people electing their rulers? देखो इलेक्शंस तो हो रहे हैं ना, हर जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जब हम अपनी मर्जी से किसी को वोट नहीं दे रहे हैं या फिर हमें मैनिपुलेट, हमें धोखा दे दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्शन जो है वो कहाँ से मतलब डेमोक्रेटिक कैसे हुआ। तो बस ये इस चैप्टर में ना हम बस ये समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। In China, the elections do not offer the people any serious choice. इलेक्शन में चाइना के लोगों के पास कुछ खास सीरियस चॉइस मिलती नहीं है। They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. रूलिंग पार्टी और जो कैंडिडेट उन्होंने अप्रूव किया है उसे चुनना पड़ता है। Can we call this a choice? उनके पास तो चॉइस है ही नहीं, ठीक है, चॉइस है ही नहीं। मैक्सिकन एग्जाम्पल ही ले लो आप, मैक्सिका का एग्जाम्पल ले लो, मैक्सिको का। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी तो आपको धोखा दिया जा रहा है ना, यहाँ भी धोखा दिया जा रहा है। ये इलेक्शंस तो फेयर है ही नहीं, है ना। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हाँ देखो, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी को हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो इलेक्शन हो रहा है ना वो उसमें मैं अगर वोट देने जा रहा हूँ तो मैं किसी के फोर्स में नहीं आऊँगा। मीडिया का काम है कि वो दोनों पार्टी जो अपोजिशन में है उसकी भी और रूलिंग पार्टी दोनों की अच्छाई बुराई, दोनों ने साल 2 साल 10 साल में क्या काम किया, किसकी शासन में देश अच्छा चल रहा था, किसने देश में ज़्यादा करप्शन किया, किसने करप्शन फ्री किया, ये सारी चीज़ें मीडिया फ्रीली बताए। आप इलेक्शन के टाइम पे आपको पूरी आज़ादी हो कि आप किसी को भी चुन पाओ, तब होगा डेमोक्रेसी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हाँ, 1 पर्सन एक ही वोट करेगा और उसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। पहले आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें ढेर सारे मतलब रेवोल्यूशंस हुए ताकि एडल्ट्स को मौका मिले चूज़ करने का, वोट करने का, ठीक है। अंटिल 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट करने के अधिकार नहीं थे।
Estonia has made its citizen rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote। मतलब इस्टोनिया में एक ऐसा नियम था कि अगर आप रशियन हो तो आपको वोट करना मुश्किल है, आपको वोट करने की आज़ादी जो है वो मिलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत कम लोगों को मिलेगी। अब फिजी का देख लेते हैं। फिजी भी एक कंट्री है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियाना फिजियन। तो मतलब वहाँ के जो लोकल वोटर्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है जो कि बाहरी साइड से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंट्रीज को हम नहीं कह सकते डेमोक्रेसी। तो देखो, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हाँ ठीक है, मान लो कि अगर इंडिया में ऐसा कहा जाए कि अगर आप इस कास्ट के हो तो आपके वोट की वैल्यू 1 है, और अगर आप किसी और कास्ट की हो तो आपकी वैल्यू हाफ है, मतलब 2 लोग वोट देंगे तब इस एक आदमी के वोट के बराबर होगा। तो ये तो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया ना। तो ये सारे जो हाईलाइटेड, ये जो बोल्ड अक्षर में लिखे हुए पॉइंट्स हैं, ये आपको एक बार ध्यान में रखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून और इनके लिए रेस्पेक्ट्स, अधिकार, ये सब भी हमें पता होने चाहिए। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली, हमारे देश को आज़ाद होने के बाद। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई, इससे पहले कंट्री पे किसका रूल था? जानू PF, ZANU। इसको क्या पढ़ेंगे आप ही देखो, मैं तो जानू ही पढ़ूंगा। द पार्टी हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टी ने क्या किया? फ्रीडम में स्ट्रगल किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और इनके जो रूलर्स थे इन्होंने ही देश पर उस समय तक रूल किया था। इलेक्शंस वेर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय, इलेक्शंस होते थे और हमेशा कौन जीतता था? जानू PF। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये वैसे तो काफ़ी मतलब पॉपुलर इलेक्शंस थे, मतलब पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी ये चीटिंग करते थे। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर होने के बावजूद ये क्या करते थे? ये चीटिंग करते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ठीक है, कई सालों में क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंक्रीज पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर बढ़ा दी, और पावर बढ़ाकर इन्हें अकाउंटेबल यानी जवाबदेही से कम कर दिया। अब ये कुछ भी करते थे, इनको जवाब कम देना पड़ता था। अपोजिशन पार्टी वेयर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, अपोजिशन पार्टी में मीटिंग होती थी तो उनको डिस्टर्ब किया जाता था। ठीक है, उनको मीटिंग भी नहीं करने दे रहे थे। और तो और अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट किया, तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, आपको जेल हो सकती है। ठीक है। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, एक ऐसा कानून है कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है। टेलीविज़न एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, टेलीविज़न और रेडियो पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट की बड़ाई करते हैं हमेशा, देख लो। देयर वेर इंडियन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर भी हैं जो इंडिपेंडेंट है कहने के लिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का इन पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनको भी गवर्नमेंट परेशान करती रहती है, जो भी इनके खिलाफ छापता है। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges। ठीक है, कोर्ट में भी इवन कोर्ट में भी जज को प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आप हमारे खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है। He was forced out of office in 2017।
अब देखो, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। जो नेता है वो पॉपुलर हो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि भाई उसका पॉपुलर होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दे। ठीक है, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, ये अपने मन की करने लगते हैं। इफ़ यू विशेष टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, हमें इलेक्शंस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस के पहले हर समय ध्यान देना होगा कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, टेलीविज़न पे किसका अधिकार है, न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब फ्रीली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो हमारी बेसिक राइट्स हैं वो बनी रह रही हैं कि बिगाड़ी जा रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो, जुडिशरी का जो भी फैसला होता है वो हम सबको मानना होता है। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन द चैप्टर। हम ये चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई ऑन द वे ए गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद जो सरकार चलाई जाती है, इसके बारे में अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि उसको जो मन में आए वो कर दिया, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। सिर्फ इलेक्शन जीत गए तो भाई अब हम राजा हैं, अब हमारी जो मन में आएगा वो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको हर एक बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, इट हैज़ द रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के जो गारंटीज़ है उसको भी ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। मतलब सब किसी से सलाह करने के बाद आप कोई मेजर डिसीजन किसी भी चीज़ के ऊपर ले सकते हो। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी ऑफिस बियरर हैं, जो ऑफिस में हैं, उन सब की राइट्स हैं, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, असाइन बाय कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लॉ। जो मतलब राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन असाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स में मान लो कि मीडिया है, मीडिया भी जवाब मांगती है ना, किसी चीज़ पे कुछ दिक्कत होती है तो मीडिया भी पहुंच जाती है कि भाई आप बताओ ऐसे आपने क्यों किया। तो वही चीज़ है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। सिटीजन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, रूल करती है। ठीक है, तो ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। तो अब डेफिनेशन देखो, अब ये जो डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब ये आपको पूरा डेफिनेशन सही से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ लाइंस जोड़नी पड़ेंगी। वी फाइंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। अब आपको पता चला ना कि ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट नहीं है। इसके साथ साथ क्या होगा, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। इलेक्शन क्या करता है कि हमारे नॉर्मल पीपल्स को चॉइस देता है कि अगर इन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो किसी और को मंत्री बनाओ। ठीक है, और फेयर एक बराबर का अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है कि जो अच्छा काम करेगा उसे हम रूलर बनाएंगे। ठीक है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस एंड द एक्सरसाइज टू दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब डिपेंड करती हैं कि भाई डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए। अब देखो डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इनके बीच की जो मतलब कंजर्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि ये कंजर्वेशन जो है, ये बातचीत जो है, कॉन्वर्सेशन जो है, ये हम अभी यहाँ करें।
तो हम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट? दिस कंजर्वेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वेयर रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बदलाव लाते रहते हैं लीडर्स। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, एक इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है ना, पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है कि भाई जो जीतेगा वो पावर तो उसी के हाथ में होगी ना, तो वही पावर प्ले करेगा। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ ऐसा नहीं है कि चलो भाई भले जो होगा देखा जाएगा, हम तो अच्छा काम ही करेंगे। आप अच्छा काम करोगे, इलेक्शन में नहीं जीतोगे तो बस मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप जीते हो तभी आपकी वैल्यू है। ठीक है, सो मैनी ह्यूबल people have to be consulted in a democracy that it leads to delay. Elected leaders do not know the best interest of the people. जो पीपल्स इलेक्टेड होते हैं, जो नेता होते हैं ना, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि पब्लिक को एग्जैक्टली किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको क्या चाहिए, और इसकी वजह से क्या होता है, गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल। अब इलेक्शंस में कंपटीशन होता है तो करप्शन बढ़ता है। करप्शन कैसे बढ़ता है, इस बात को एकदम आसान भाषा में समझ लो। इलेक्टोरल कंपटीशन बढ़ा तो जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वो इलेक्शन जीतेगा। जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, ज़्यादा बैनर, ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, ज़्यादा मुर्गा, ज़्यादा मटन, ज़्यादा दारू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो जीतेगा। अब मान लो कि इनको इतना पैसा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये पैसा ये अपने पॉकेट से थोड़ी ना लगाएंगे। जैसे ही ये जीत कराएंगे, वो सारा का सारा पैसा टैक्स बढ़ा कर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन में जितना भी पैसा खर्च होता है वो अगेन वापस पब्लिक से छीन लिया जाता है प्राइसेस और टैक्सेस बढ़ाकर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक एकदम आराम से समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो वो करप्शन को भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए कुछ लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इधर देख लेते हैं क्या है। पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। हाँ, डेमोक्रेसी का फ़ायदा ये है कि पीपल अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, अगर उसे फोर्स ना किया जाएगा। ओरिजिनली डेमोक्रेटिक कंट्री है, रियली अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, पीपल मेक मिस्टेक्स। चलो इन लोगों से गलती हो जाती है चूज करने में कि हाँ ये अच्छा आदमी है या नहीं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है, अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया या फिर इस डिसीजन को लेने में ढेर सारे लोग हैं, भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो भाई इतने लोगों से इलेक्शन करवाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जो कि डिसीजन में टाइम लगा देता है। राजा फटाफट डिसीजन ले सकता है ना, राजा फटाफट डिसीजन ले सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में सबके साथ आपको डिस्कस करना पड़ता है, तो डिसीजंस क्या होते हैं, लेट होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। These arguments shows that democracy of the kind we see any of the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that there are us for choosing from? मेन क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी और बाकी के जो फॉर्म्स है, मान लो किसी राजा का है, सऊदी अरब में राजा का शासन है, तो क्या वो बेटर है इंडिया में जो मतलब इलेक्टोरल रूल्स चल रहे हैं, जहाँ इलेक्शंस हो रहा है, डेमोक्रेसी है, आप सबको मतलब, तो कौन सा अच्छा है, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्योंकि जहाँ मतलब मान लो कि राजा का हुकूमत है, तो राजा के हुकूमत में क्या होता है, आप राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते, राजा जो भी डिसीजन लेगा आपको मानना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होंगे, राजा के पास सारे अधिकार होंगे। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, ज़्यादातर अधिकार पब्लिक के पास होती है। पब्लिक को कोई भी बात बुरी लगी, कभी 370 के लिए रास्ते पर आ गए, कभी CAA का विरोध करने लगे, कभी NRC का विरोध करने लगे, है ना।
तो हम हर चीज़ का विरोध कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं हो, मोनार्ची में हो, जहाँ राजा का शासन है, तो क्या होगा? तो आपको इस तरह से प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करोगे तो आपको जेल में भर देंगे, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि आपको कौन सी कंट्री में रहना बेटर लगेगा, ठीक है। इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, लेकिन मेन एक ये भी है, चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 से 61 तक वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास में, विश्व के इतिहास में सबसे बुरे फेमाइन रहे चाइना के। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर दैन चाइना। चाइना के कंडीशन के मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के सामने भारत की कंडीशंस भी कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। येट वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना। लेकिन चाइना की तरह हमारे पास थिंकिंग नहीं थी। हम हमेशा से चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने वो किसके द्वारा चुनी गई हो, पब्लिक के द्वारा चुनी गई हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसी ढेर सारी वीडियोज हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। प्लीज़ गाइज, हमारे सब्सक्राइबर एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं, 130 के 130 सब्सक्राइबर्स पड़े। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।